कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशिता। खबरों की शुरुआत करें तो आपको बता दें, भदरवा में बादल फटने से मुतासर परिवारों की मदद के लिए हिंदुस्तानी फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स आगे आई है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत जरूरतमंदों को राहत सामान पहुंचाया गया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भदरवा के बहेजा इलाके में हाल ही में हुए बादल फटने से कई लोग बेघर हो गए थे और बुनियादी सहूलत की कमी से जूझ रहे थे। ऐसे हालात में 4 राष्ट्रीय राइफल की टीम ने राहत पहुंचाने की पहल की। फौज ने मुतासिर परिवारों में कंबल, सोलर लाइट, रसोई के बर्तन और दवाइयां तकसीम की। इस मौके पर 9 सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा और 4RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल योगेश चौहान मौजूद रहे। ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हम इसको बहुत छोटे लेवल पे करना चाहते थे, पर भदरवा का मैंने देखा है कि इतने ज्यादा एक्टिव लोग हैं कि कोई इवेंट को छोटा नहीं रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पर मौजूद हमारे सारे मीडिया के दोस्तों का और जो भदरवा के तमाम गणमान्य लोग हैं, जो हमेशा जो है मैंने देखा है कि काफी एक्टिव रहते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं। इससे आने वाले 1-2 महीनों में आप लोग को जो आप दोबारा स्थापित करने के लिए, दोबारा अपना घर बनाने के लिए जो भी हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पक्का कोशिश करेंगे। मौके पर पहुंचे कई मकामी लोग और समाजी नुमाइंदों ने फौज की इस तेज और इंसानी मदद की पहल की तारीफ की। मुतासिर परिवारों का कहना है कि फौज हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी रहती है। ऐसे मुश्किल वक्त में मैंने देखा है देश का हर नागरिक साथ खड़ा है। इसीलिए आपने देखा होगा इंडियन आर्मी हर जगह अपना वो काम कर रही है। जहां पर लोगों को हेल्प की जरूरत है, हर कीमत पर इंडियन आर्मी आप लोगों के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा चशोटी में भी जो इंसिडेंट हुआ, वहां भी इंडियन आर्मी के जवान उन्होंने काफी मेहनत की। अभी ठाठरी में एक ब्रिज बन रहा है, उसमें भी इंडियन आर्मी के जवानों ने खुद उस इनिशिएटिव लेके उस ब्रिज को बनाया। और कल ही आपने देखा होगा सितंगल के पास बुटला में जो ब्रिज बनाया है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। हमको यहाँ से कॉल आया और हमने इमीडिएटली उस ब्रिज का काम स्टार्ट किया। मैं कमांडर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमको इस भरोसे से ये आजादी दी है कि लोगों को जहाँ पर भी जो भी मदद होती है वो पहुँचनी चाहिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय फौज का एक लंबे वक्त से चला आ रहा प्रोग्राम है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में तरक्की, शहरियों का ताउन और इंसानी मदद के जरिए दिल जीतना है। दुकान मेरा चले गया सर, दुकान रह गया है, हम खाली है, कुछ नहीं निकाल बचे वहाँ से, सब बह गया है। आर्मी वालों ने मुझे बर्तन दिए, कंबल दिए, एक बाल्टी है, जो उन्होंने दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सर। भदरवा में बादल फटने की त्रासदी झेल रहे लोगों के लिए फौज की ये मदद राहत की एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। कारगिल में 3 नए क्रिमिनल कानून पर लद्दाख पुलिस की जानिब से एक खास नुमाइश का इनकाद किया गया। इस मौके पर CEC करगिल डॉक्टर जफर आखून, SSP करगिल और DC करगिल भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में BNS, BNSS और BSA जैसे नए कवानीन की अहमियत को सामने लाया गया और बताया गया कि ये कैसे इंसाफी निज़ाम को तेज और शफाफ बनाएंगे। एक ड्रामे के जरिए जुर्म की तफ्तीश और अदालत तक के सफर को पेश किया गया, जिसमें EFIR, सक्शिया, MED, LEAPR और NAFIS जैसे डिजिटल टूल्स को भी दिखाया गया। SSP करगिल ने बताया कि लद्दाख पहला UT है जिसने मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम को पूरी तरह लागू किया है। CEC करगिल ने लद्दाख पुलिस की कोशिशों को सराहा और कहा कि नए कवानीन को लेकर ये इलाका मुल्क के आगे बढ़ते कदमों में शामिल है। तो आपको पता है जुलाई 1 लास्ट ईयर 3 न्यू लॉस का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। सो उसमें रोल आउट होने के बाद इनिशियल जो पर्चा था वो कारगिल से ही हुआ था एंड उसका चालान भी उसी दिन हो गया था। सो ये पूरे टाइम में इसका
स्टेप बाय स्टेप फेस वाइज रोल आउट लद्दाख पुलिस ने प्रॉपरली थ्रू जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन वो किया है। सो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इस अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक स्किट ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड उस किट के थ्रू हम स्कूल स्टूडेंट्स और जनरल सोसाइटी को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज इस प्रोग्राम को हमने किया है। चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख जो कि होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी हैं पवन कोतवाल सर, और हमारे लद्दाख पुलिस के चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर SD सिंह जमवाल साहब के निर्देश पे ही डायरेक्शंस पे और उनके सुपरविजन में एक हमने शो तैयार किया था और जिसको हमने लेह में भी एक शो केस किया था जिसको द ऑनरेबल LG लद्दाख ने ग्रेस किया था और सारे बड़े स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे। तो उसी के सिलसिले में जो करगिल में भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, और हमें बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो यहाँ पे गेस्ट आए थे और जो स्टूडेंट्स आए थे उनको अवेयरनेस की हमने कोशिश की उनको बताने में। तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि आपको जैसे सोशल उसकी कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से भी कहीं छोटे छोटे उसको उसमें भी कम्युनिटी सर्विस दे के भी उसको सज़ा को ये करने की गुंजाइश है। और तीसरा ये है गवर्नमेंट का कि जहाँ पे ज़रूरत हो हमारे जो गरीब हो जो ये आपका वकील वगैरह नहीं कर सकते उनको कानून की तरफ से भी बहुत फैसिलिटीज़ इस कानून के हिसाब से दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं समय जी मीडिया और मैं हूं फिरोज़ खान लद्दाख से। इस वक्त लद्दाख पुलिस की तरफ से आज एक ख़ास प्रोग्राम यहां पे ऑडिटोरियम हॉल में रखा गया था। 3 जो नए कानून इस वक्त नाफिज किए गए हैं उसके बारे में लोगों को आज यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है। और इससे पहले लेह लद्दाख के अंदर लद्दाख पुलिस द्वारा जो स्किट तैयार किया गया है वो वहाँ पर प्रेजेंट किया गया था और आज यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल में ये स्किट फिर से एक बार यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आपको बताते चलिए 3 जो नए जो लॉज हैं वो है BNS, BNSS और BSA, यानी कि 3 जो नए कानून हैं वो यहाँ पे इस वक्त लागू किए गए हैं और ये स्पेशली लोगों के मफाद के लिए नए जो कानून है वो यहाँ पे लाए गए हैं। और इसके अलावा लद्दाख पुलिस की तरफ से बहुत उम्दा काम इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें इंश्योर करना है जस्टिस, इन्हांस करना है ट्रस्ट को और इम्पावरिंग करना है सिटीज़न को, यानी कि तमाम तरह चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए ये जो लॉस है इस वक्त यहाँ पे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा इन लॉ को लेकर भी अलग अलग जगहों पे, चाहे स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, लोगों तक जो है अवेयरनेस फैलाने की तो ये कोशिश लद्दाख पुलिस की यहाँ पे है। और स्कूल लेवल्स पे भी ये आने वाले वक्त में ये प्रोग्राम्स लोगों तक यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं फिरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। बारामूला जिले के खानपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले आसिफ इकबाल तांत्रे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज वो ICC डेवलपमेंट पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान जारी त्रिकोणी क्रिकेट सीरीज में अंपायरिंग कर रहे हैं। उनका ये सफर आसान नहीं था। 2007 में दुबई से लेवल 1 अंपायर के तौर पर शुरुआत की, फिर श्रीलंका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत ट्रेनिंग हासिल की और लगातार मेहनत, लगन और सब्र से वो ICC के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। आसिफ कहते हैं कि मैं इस मुकाम तक इमारेट्स क्रिकेट बोर्ड के ताउन और अपने मेंटोर्स की वजह से पहुंचा हूं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गौर मलिक। आज हम आए हैं नॉर्थ कश्मीर बारामूला के खानपोरा इलाके में। यहाँ से कुछ दिन पहले आपने एक सोशल मीडिया पे भी खबर देखी होगी, न्यूज़ चैनल्स में भी खबर देखी होगी कि यहाँ पर खानपोरा से एक नौजवान UAE में जो ट्राई सीरीज़ चल रही है UAE, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, वहाँ पर अंपायरिंग करते हुए नज़र आए। पहले नौजवान जम्मू कश्मीर के जो ICC इवेंट्स में अंपायरिंग करते हुए नज़र आए हैं और आज हम इनके घर पे आए हैं। यहाँ पर इनके घर वालों से हम बात करेंगे कब से इनका ये सफ़र शुरू हुआ, कैसा शौक़ था इनको क्रिकेट का और कैसे इनका ये सफ़र दुबई तक पहुंच गया और वो दुबई में इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं ICC इवेंट में। हालांकि उन्होंने पहले भी यहाँ पर और 42 यहाँ पर इंटरनेशनल मैच में अब तक वो उन्होंने अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और आज जो ट्राई सीरीज़ चल रही है UAE में, पाकिस्तान,
अफ़गानिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें भी वो अंपायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनके साथ हमारे साथ इस वक्त इनके भाई मौजूद है खानपुरा बारामूला से। इनसे हम बात करेंगे आसिफ इकबाल तांत्रे के बारे में, जो इस वक्त अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं यूएई में। तो कैसा सफ़र रहा इनका? आपका खैर मकदम है जी न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप बताइए हमें कि आसिफ साहब को कब से क्रिकेट का शौक़ था और कब वो दुबई गए और कहाँ से इन्होंने ये जो अंपायरिंग के कोर्सेज़ किए वो कहाँ से इन्होंने किए? अल्लाह का फजल रहा है कि आसिफ साहब बचपन से ही शौकीन थे क्रिकेट के, बचपन से ही, क्योंकि इनको क्रिकेट से बहुत लगाव था। ये देखने आते थे हमारे मैचेस, हम इनसे बड़े थे, हम क्रिकेट खेलते थे बचपन में। तो अल्लाह का इतना फजल रहा कि इन्होंने हमें फॉलो किया और इंस्पायर वहाँ से ही हुए। तो इन्होंने क्रिकेट बचपन से ही देखी है, क्योंकि खानपुरा में एक ये रिवायती एक गांव है जिसमें क्रिकेट काफ़ी हद तक खेला गया और अभी भी खेला जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ग्राउंड की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी फ्रॉम डे वन। तो जब से हमने होश संभाला है तो हमने मतलब क्रिकेट ही खेला है। और खेलते खेलते फिर आसिफ साहब भी हमारे साथ रहे हैं, इन्होंने देखा है हमारी क्रिकेट को देखते हुए इन्होंने फिर मतलब अपना जो स्कूलिंग है इनकी यहाँ ही हुई है। उसके बाद में स्कूलिंग के बाद ये अलीगढ़ चले गए आफ्टर 12th। मतलब इन्होंने अलीगढ़ में अपनी तालीम हासिल की। अलीगढ़ में इन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ से ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद में इनको शारजा में जॉब मिली। शारजा में पहली जॉब इनकी जो थी वो शारजा में मिली और इत्तेफाकन जिस दिन इनका पासपोर्ट बना उसी दिन उनकी रिक्रूटमेंट हुई शारजा। वो जॉब जब ये शारजा जॉब करने के लिए, वो जॉब क्रिकेट के रिलेटेड से कि कुछ और जॉब थी? ये एज ए कोच गए थे लीडर्स प्राइवेट स्कूल शारजा में। इनका जो इंटरव्यू हुआ वो दिल्ली में हुआ। तो स्कूल के प्रिंसिपल्स और कुछ स्टाफ मेंबर्स आए थे वहाँ पे। तो जाने से पहले इन्होंने मेरे साथ बात की कि ये मुझे बुब्बेलाल बोलते हैं कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने बोला कि आप जाइए, क्योंकि अभी आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये पूरे एक इस गांव के लिए ही नहीं, पूरी कश्मीर वैली के लिए हमारे लिए एक रौनक की बात होगी अगर आप कल के डेट में सिलेक्शन में जाके फिर वहाँ पर कुछ अपना नाम कमाएंगे। तो जब ये गए तो ये एज ए कोच गए स्कूल में। तो उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर धीरे धीरे करके चीज़ों को सीख लिया, धीरे धीरे करके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया और उसके बाद में वहाँ से आके इन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली 6 मंथ्स की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एंड से। तो तब जाके हाँ बिल्कुल इनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई है। तो वो वहाँ से आके इन्होंने इंडिया में ही वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एंड से ना वो उसमें पार्टिसिपेट किया उस ट्रेनिंग में। तो वहाँ इन्होंने एक्सेल किया। उसके बाद में ये चले गए फिर से दुबई, शारजा में इनकी समझ लीजिए एक रेजिडेंस वहाँ ही है। और वहाँ इन्होंने क्रिकेट काउंसिल शारजा क्रिकेट काउंसिल में ज्वाइन किया। उसके बाद में एक्सपीरियंस गेन करते करते ये अभी शारजा क्रिकेट काउंसिल के पैनल अंपायर हैं। बिल्कुल, कोई भी वहाँ पर अगर कोई भी चाहे छोटा चाहे बड़ा टूर्नामेंट या लोकल वाइज वहाँ जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो इनका वहाँ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनके मशवरे के बिना वहाँ मतलब शारजा क्रिकेट काउंसिल में कोई जो टूर्नामेंट है चाहे वो छोटा लीग है या बड़ा लीग है नहीं होता है। तो उसके साथ साथ इन्होंने ACC में पार्टिसिपेट किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल में। वहाँ से जाके इन्होंने ये श्रीलंका गए, ये बिल्कुल UK गए ये और बिल्कुल सर्टिफिकेट्स हासिल की। आप सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और साथ साथ इन्होंने जो दिग्गज हैं मतलब इस फील्ड में जैसे साइमन टॉफल हुए, अलीम डार हुए और जितने भी अच्छे पैनल अंपायर्स, एलीट पैनल अंपायर्स, उनके साथ इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा। और उन्होंने फिर आसिफ साहब को सिखाया, उनसे इन्होंने सीख ली और धीरे धीरे करके ये इस मुकाम पर पहुंच गए कि इन्होंने ये इंटरनेशनल अंपायर बनना एक कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और इन माँ बाप की दुआओं की वजह से और सारी जो अपने रिलेटिव्स हैं या मैं अपनी कश्मीर वैली की बात अगर करूं जिन जो इन्हें जानते थे, ये तो कल मंजर आम पे आई ये चीज़, लेकिन ये फ्रॉम 2008 से ये शारजा में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि आज जो ऑनगोइंग सीरीज़ चल रही है ट्राई सीरीज़, उसमें तो
आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस यूएई, उसमें थर्ड अंपायर है और कल ये ऑन फील्ड अंपायर फिर से रहेंगे। तो जब आपने पहली बार सुना कि आसिफ साहब इंटरनेशनल अंपायरिंग के लिए सिलेक्ट हुए तो कैसा उस वक्त महसूस किया आपने? कितनी खुशी आपको हुई, आपके सारे खानदान को? बहुत, ये तो मतलब हम फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि ये एक प्राउड मोमेंट था पूरी वैली के लिए, स्पेशली खानपुरा के लिए, क्योंकि ये इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। और मतलब आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की। और जब हमारे पास ये हमने खबर सुनी कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ इनका जो कांटेक्ट है वो रेगुलर बेसिस पे रहता है, और कल क्या होने वाला है या अपडेट, इनकी जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है वो हमारे पास ऑलरेडी उन चीज़ों का नॉलेज रहता है, क्योंकि इनके साथ हमारा पूरा कनेक्शन रहता है। तो वो हमें पहले ही पता चली, तब जाके उसके बाद में मंजर आम पे आई चीज़ें। लेकिन जब हमने पहली दफ़ा ये खबर सुनी कि ऐसा होने वाला है, तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हम अल्फाजों में नहीं कह सकते हैं कि हम कितने खुश थे, क्योंकि ये एक प्राउड मोमेंट था पूरी कश्मीर वैली के लिए, स्पेशली बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए, और साथ ही साथ हमारे इस गांव के लिए, रिलेटिव्स के लिए, नेबर्स के लिए, हर एक के लिए, क्योंकि हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां हमें कुछ उतनी सुविधाएं या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे ने इतना एक्सेल किया। इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आसिफ साहब की फैमिली वहीं पर रहती है, उनके बच्चे, उनकी वाइफ वहीं पर, तो लास्ट टाइम कब घर आए वो? ये अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 अगस्त ये यहाँ 2025 यहाँ ही थे। 14 अगस्त ये मेरे पास थे, 15 अगस्त ये इनका डिपार्चर था। तो इनकी फैमिली और इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो भी यहाँ ही थे। तो 15 अगस्त को ये चले गए 2025 को, क्योंकि इनको जाना था और इनका शेड्यूल था इस टूर्नामेंट के लिए। तो इन्होंने उसी हिसाब से 1 महीना यहाँ रहे। तो ये तो ऑलरेडी शेड्यूल में था, ये 15 अगस्त को चले गए यहाँ से लास्ट टाइम 25 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आसिफ साहब के भाई हमारे साथ बात कर रहे थे कि कैसा उनका सफ़र रहा यहाँ पर इंटरनेशनल अंपायरिंग के लिए। तो उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है, तो इनके साथ हम बात करें। हालांकि मगर इनके साथ हमें कश्मीरी में बात करनी पड़ेगी कि क्या आसिफ साहब के शौक थे और कैसे वो इस मुकाम पे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम मोज। वालेकुम सोन खैर मुकदम संचालन मज आसिफ साहबस कर पे गो यह शौक और गसनस? युतु पे मकलो युतु गो अमिस शौक। तो ये खानदार ये कोर्मुत कि खानदार कोर पे तती? ना खानदार कोर अमिस पे ये। अच्छा ठीक। तो यह क्रिकेट शौकीन बचपन पे? हाँ, यह क्रिकेट शौकीन, कोच गलियों मज गिंदान, गलियों मज गिंदान। हाँ, क्रिकेटस। तो योर क्या जॉब करने गया? योर गया वो ये अंपायरिंग यह नौकरी करने खतर कि यह बदल कुछ जॉब खतर? बदल खतर। अच्छा अच्छा। तत कर रबन पन यूरी गो पे मोज तुम कत खुश गो तुम गो बोजू कि खुश गस ना ग मोजे छस पन्निस माजे बब सद दुआ सच ब्रोट पकान। वनकस आसिफ साहब ट्राई सीरीज चलान वनकस टूर्नामेंट यूएस मज, तो मैच आसान तमिक तुम वुचान सह मैच, तुम वुचवा सह मैच और तम साथ ग्राउंड फील्ड अंपायर वुचान? तो कोता खुशी तुम इंटरनेशनल अंपायर शुमार बचे लास्ट टाइम योर आमुत कोता कल गो तमिस पे गमतिस? 15 द्रास 15 अगस्त द्रास। तो ये उनकी माँ हमारे साथ है। तो इनका कहना है कि आसिफ साहब बचपन से ही वो ग्राउंड्स में क्रिकेट खेलते थे, गलियों में क्रिकेट खेलते थे, और यहाँ से वो शारजा गए थे जॉब के लिए, मगर वहाँ पर उन्होंने इसी फील्ड में दिलचस्पी दिखाई और वहाँ पर फिर श्रीलंका में उन्होंने जो अंपायरिंग की डिग्रीज हैं वो हासिल की। हालांकि काफ़ी सीनियर अंपायर से उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, उनसे सीखा है, और दुबई इस वक्त शारजा एकेडमी में वो एक मेंबर हैसियत काम कर रहे हैं दुबई एकेडमी में। तो काफ़ी उनका सफ़र अच्छा रहा है। यहाँ पर बारामूला से, खानपुरा से लेकर दुबई तक और बांग्लादेश में भी उन्होंने अंपायरिंग की है, और अब वो इस वक्त ट्राई सीरीज जो चल रही है वहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं आपका मेज़बान गवर मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गवर मलिक। आज हम आए हैं नॉर्थ कश्मीर बारामूला के खानपुर इलाके में। कुछ दिन पहले यहाँ पर सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल्स पर एक खबर घूम रही है कि नॉर्थ कश्मीर बारामूला के एक नौजवान जो आईसीसी क्रिकेट इवेंट्स में अंपायरिंग करते हुए नज़र आए। हाल ही में यहाँ पर इस वक्त जो करंट ट्राई सीरीज़ चल रही है यूएई में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें नॉर्थ कश्मीर बारामूला के आसिफ अहमद तंत्रे
ऑन फील्ड अंपायरिंग करते हुए दिखाई दिए। आसिफ ने यहाँ से नॉर्थ कश्मीर बारामूला से खानपुरा से आईसीसी इवेंट की अंपायरिंग तक का सफ़र कैसे यहाँ पर तय किया, कहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और आज हम आए हैं उसी सिलसिले में नॉर्थ कश्मीर बारामूला में। तो हम इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है, तो इनके घर वालों से हम बात करेंगे, इनकी माँ से बात करेंगे, इनके भाई से हम बात करेंगे कैसे इन्होंने ये आईसीसी इवेंट का सफ़र तय किया है और आज वो आईसीसी इवेंट्स में अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज यानी 7 सितंबर 2025 को चांद ग्रहण है। भारतीय वक्त के मुताबिक ये ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा। इसका इख्तिताम देर रात 1:26 पर माना जा रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इस साल के इस दूसरे चांद ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। हिंदू मजहब के मुताबिक इसका असर मजहबी कामों से लेकर 12 राशियों तक नजर आएगा। कल चंद्र ग्रहण है और बात करें तो चंद्र ग्रहण इस बार पूरे भारतवर्ष में दिखने वाला है। भारत ही नहीं, कई सारे विदेश के में भी ऐसे जगह हैं जहां पर इसका प्रकोप जो है वो इस बार देखा जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए पंडित पवन शास्त्री जी भी है और इनसे जानेंगे कि कल जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका किस तरीके का प्रभाव जो है वो राशियों पर रहेगा, क्या उसका असर भारत में कितना रहने वाला है। पवन जी, सबसे पहले तो बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, तो कितना ज्यादा प्रभाव चंद्र ग्रहण का रहता है कि एज कंपैरिजन अगर हम सूर्य ग्रहण के साथ करें तो? जय श्री राम शोभन जी। चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पूरे भारतवर्ष में रहेगा। अब यहीं से जो है देख सकते हैं कि देखिए कितनी बड़ी जो खगोलिक एक घटना होती है और जहाँ से हमारे सनातन जो शास्त्र है, सनातन जो हमारी जो इतिहास है उसका जो प्रकाशितता देखने को मिलती है कि देखिए हमारी जो पंचांग होती है उसने पूर्व में जो लिख दिया है कि इतने तारीख को, इतनी डेट को चंद्र ग्रहण लगेगा और इस समय इतने बज के इतने मिनट, इतने पल तक ये जहाँ पर दृश्यित होगा और कितने पल पर समाप्त होगा, जो बता सकता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर ग्रहण लगेगा और उसी समय लगेगा। आप सभी देखेंगे मीडिया पर हर चैनल में दिखाया जाएगा और जिस समय उन्होंने लिखा है समाप्त होगा उसी समय समाप्त होगा। जब वो ज्योतिषी अपने घर से यह देख कर लिख सकता है तो वही ज्योतिषी जब लिखता है कि यह ग्रहण इस राशि के लिए अच्छा नहीं होगा, इस राशि के लिए शुभ नहीं होगा, तो वो झूठ कैसे हो सकता है? वो भी तो सत्य होगा। ये हमारे सनातन ने ही बताया। कई सारे ऐसे यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, और पहले की बात करें तो वो कैलकुलेशन करके निकालते थे कि इतने समय में ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण की बात करें तो जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसे किस समय की अगर बात करें तो भारतीय समय के अनुसार क्या समय रहेगा उसका और प्रभाव कितना रहेगा? जय श्री राम शोभन जी। जो भारतीय समय पर जो हमारे जहाँ पर ग्रहण लगेगा वो लगेगा रविवार 7 तारीख को। समय होगा उसका प्रारंभ समय जो होगा वो होगा 9:57 रात्रि में जो लगेगा और पूर्ण रूप से यह ग्रहण पूरे भारत में दृश्यित होगा। और इसका जो सूतक काल है वह ग्रहण की अवधि से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दिन में 12:57 से इसका जो सूतक काल है वह प्रारंभ हो जाएगा और यह ग्रहण जो समाप्त होगा वह होगा रात्रि में 1:26 पर समाप्त होगा। तो दिन में 12:57 से रात्रि में 1:26 तक जो काल है वह समझ लीजिए आप सूतक और ग्रहण का काल कहा जाएगा, जिसमें खाना पीना, जो देव कार्य हैं जैसे हवन हो गया, यज्ञ हो गया, जो ब्राह्मण अनुष्ठान है वो सभी बंद रहेंगे। हर मंदिरों के द्वार जो कपाट है वो बंद रहेंगे। देव शक्तियों को स्पर्श करना, देव प्रतिमाओं को स्पर्श करना इसमें वर्जित होता है। तो सूतक काल से लेकर ग्रहण काल की जो अवधि है यह एक इसका जो प्रभाव है वो एक जैसा ही गिना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सूतक काल का कोई विशेष महत्व नहीं है, उसमें हम भोजन भी कर सकते हैं या उसमें हम देव प्रतिमाओं को स्पर्श भी कर सकते नहीं। सूतक काल का उतना ही शुद्ध, उतना ही सूतक काल को शुद्ध गिना जाता है जितना कि ग्रहण काल को गिना जाता है। गुरुजी, बात करें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कितना ज्यादा लाभदायक रहता है, खास तौर से जब ग्रहण खत्म होने वाला हो कि किताबों को पढ़ सकते हैं गीता या नहीं पढ़ सकते हैं। कई सारे ऐसी मान्यता है कि गीता को पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ें। कौन सी ऐसी उस समय ग्रहण के समय में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं? देखिए शोभन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी धर्म ग्रंथ जो है, जो आपकी पूजा अर्चना स्थान में रखा गया है, उसको स्पर्श मत करें, उसको स्पर्श नहीं करें। जो धर्म ग्रंथ आप ऐसे अध्ययन के लिए अगर चाहते हैं कि भाई हम उसको पढ़ें
तो उसको हमें विशेष करके मालना स्पर्श करना, कई लोग सोचते हैं जप करें, मालना भी देव प्रतिमा के समान ही है, पवित्र है। आप बैठ कर ध्यान करें, मानसिक जप करें, मन में महामृत्युंजय का जप करें, बहुत उत्तम है। विशेष करके ग्रहण काल में दान का विशेष महत्व गिना गया है। दान भी जो वस्तु आपके राशि के अनुसार है, विशेष जैसे सभी राशियों वालों को विशेष करके चंद्र के संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, जो सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, इन वस्तुओं का चंद्र ग्रहण में विशेष दान किया जाता है। बिल्कुल, मेरे साथ पवन शास्त्री जी थे और मैं आपको बताऊं तो कल चंद्र ग्रहण जो है पूरे भारत में रहने वाला है और जिस तरीके से शास्त्री जी ने भी बताया कि इस समय भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श ना करें, हो सके तो मानसिक ही जाप करें। और तमाम इस तरीके की और अपडेट्स के लिए जो ही जुड़े रहे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कटरा से शुभम शर्मा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत।